स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद अमित चहल। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस लेके आते थे, परंतु कुछ कारणों के कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण क्या है, कुछ दिनों के लिए हमने ये डिले कर दिया है। डेली करंट अफेयर क्लासेस का जो प्रोग्राम था, शेड्यूल था, ठीक है ना। और हमें क्या है, जो नेक्स्ट जो मंथ है, नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग में विद एनर्जेटिक वे के साथ क्या है, एक नए सिरे से हम डेली करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ से। तो तब तक हम क्या करेंगे, अभी डेली ना पढ़ के हम करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। वीकली करंट अफेयर की क्या है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होंगे भाई। वीकली जो वीक मतलब एक वीक के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आपका आने वाला दिल्ली पुलिस का यूपीएससी सेट, यानी कि सेट में क्या होता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि रेलवे के लिए, एसएससी के लिए होता है, ठीक है ना। तो उन सभी के लिए क्या है, यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाती है। पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएगी। डेली क्या है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जाकर आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप ग्रुप है, और वहाँ पे जाके आपने क्या है, डेली डेली या हर वीडियो की आपको क्या है, करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हम वीकली करंट अफेयर क्लासेस पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ तक। तो भाई थोड़ा आपको भी क्या करना है, सहयोग करना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया है? तो भाई किस राज्य के द्वारा जो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया गया है? तो किन के लिए भाई ये शुरू किया है? गुजरात। गुजरात राज्य के अंदर क्या है, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु शुरू किया है, डिजिटल अभियान स्टार्ट किया है। इसमें क्या होगा दोस्तों, दरअसल भी गुजरात में क्या है, मोस्टली जो ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पे नेट यानी कि इंटरनेट की क्या है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ये एक मुहिम स्टार्ट की है, कि क्या है कि कार्यक्रम शुरू किया है गुजरात सरकार के द्वारा। और इसका जो क्या है, इनॉग्रेशन, इसकी शुरुआत किसने की है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने। अब गुजरात का आया तो गुजरात के बारे में बात करें। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, क्लियर है। और गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी। आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। गुजरात में ही है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, क्लियर है। और गुजरात भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य भी कौन सा है? गुजरात है भाई, क्लियर है ना। तो गुजरात के बारे में, और गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची जो पिक है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, वो भी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो भाई जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल पुरस्कार, जो कि 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है और हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। तो उसका नाम अनाउंसमेंट हो चुका है कि भाई भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है उपरोक्सबी, यानी ये तीनों जो व्यक्ति हैं, एंड्रिया गेज, रोजर पेनरोज और रेइना हार्ड मेंजल गेंजल जो है, उन इन तीनों को क्या है, इस साल का यानी 2020 का नोबेल प्राइज दिया जाएगा फिजिक्स के क्षेत्र का। अरे ये भाई दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये बारी बारी क्या है, ये नेम लिस्ट जो इनके जो नाम की क्या लिस्ट जारी होगी, 6 के 6 जो क्षेत्र में जो वो नोबेल अवार्ड दिया जाता है। तो उसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा नोबेल प्राइज के भी ऊपर, ठीक है ना। उसमें हम सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नोबेल अवार्ड से रिलेटेड, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अवार्डीज़ हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है 2020 का, उनके बारे में भी हम जानेंगे एक फुल डिटेल वीडियो में। तो तब तक के लिए आपने बस क्या है, नाम याद रखने हैं, क्लियर है। तो भाई उपरोक्त सभी इन सभी को क्या है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। उसके बाद बात करें, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर स्मार्ट तारपीडो सिस्टम का परीक्षण किया है? तो भी स्मार्ट तारपीडो सिस्टम का क्या है, सफलतम परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। तो कहाँ पे किया है भाई? ओडिशा, ओडिशा में भाई।
उड़ीसा में क्या है, व्हीलर द्वीप, जिसका नाम व्हीलर द्वीप जिस द्वीप का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया है फिलहाल में, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है व्हीलर द्वीप का। तो उस व्हीलर द्वीप यानी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर ही क्या है, इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। किसका भाई, स्मार्ट टारपीडो। अब ये स्मार्ट टारपीडो क्या है भाई, दरअसल भाई ये भाई इस स्मार्ट से लिंक करो। स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक है ना। ये एक भाई मिसाइल जो होती है, सुपरसोनिक जो मिसाइल्स होती है उनको रिलीज करने के लिए एक असिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है ना। कौन भाई, स्मार्ट टारपीडो। और इसको क्या है, इसका सफलतम परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। क्लियर। अब डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ ने बीते दिनों कई जो परीक्षण किए थे, तो उनमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हैं अभ्यास। भाई हाल ही में क्या है, अभ्यास नाम का क्या है कि सफलतम परीक्षण किया था मिसाइल का, एक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। और ब्रह्मोस, पृथ्वी 2 और सूर्य मिसाइल का तो बिल्कुल अर्जेंट, बिल्कुल करंट में क्या है, सफलतम परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ आया तो डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काम क्या है, भारत के अंदर जितने भी आधुनिक हथियार बनाने हैं, मिसाइलें बनानी है, तो वो काम करता है डीआरडीओ। क्लियर है। 1 जनवरी 1958 के अंदर स्थापना हुई, और 1 जनवरी को स्थापना हुई है तो 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ डे। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी करंट टाइम में हेड है डीआरडीओ के। उसके बाद बात करें, हाल ही में किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजने की घोषणा की गई है। तो भाई एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा, तो कौन सा देश भेजेगा भाई, ये भेजेगा चाइना। चाइना भाई अंतरिक्ष में क्या है, एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा। जो कि एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है, एस्टेरॉइड होते हैं भाई क्षुद्र ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो भौगोलिक जो पिंड होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, आकाशीय जो पिंड होते हैं, उनको बोलते हैं ये क्षुद्र ग्रह। तो एस्टेरॉइड होते हैं, वहां पे क्या है, अपना रोबोट भेजेगा, अपने रोबोट भेजेगा वहां पे माइनिंग करने के लिए, ठीक है ना। माइनिंग यानी कि वहां पे क्या है, गुफाएं मतलब खोद के देखना, उस टाइप का कुछ मतलब, ठीक है ना, मिट्टी का जायजा लेना। तो उस हिसाब से क्या है, अपना पहला ऐसा देश बनेगा भाई जो ऐसा काम करेगा, जो एस्टेरॉइड जो क्षुद्र ग्रह हैं उन पे अपना क्या है, रोबोट भेजेगा। तो पहला देश बनेगा चाइना। क्लियर है। अब चीन भेजेगा, तो चीन आया तो चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की कैपिटल है भाई बीजिंग। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी और युआन। दो करेंसी है यहाँ की, रेनमिनबी और युआन। और यहाँ के अगर बात करें पीपल्स कांग्रेस, यहाँ की क्या है, संसद का नाम है पीपल्स कांग्रेस। चाइना दुनिया में क्या है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है भाई, ठीक है ना। और चाइना के बारे में बात करें तो भाई यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सी जिनपिंग। सी जिनपिंग जी चाइना के प्रेसिडेंट है भाई, राष्ट्रपति हैं चाइना के। क्लियर है। और चाइना क्या है भाई, कोरोना वायरस जो एपिडेमिक है, महामारी है, उसका भी जनक माना गया है। क्लियर है। उसके बाद बात करें, हाल ही में किस देश के द्वारा क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। तो किस देश के द्वारा भाई ये अध्यक्षता की गई है, क्वाड देशों की। क्वाड मतलब चार, तो चार देशों का एक समूह है, क्वाड देशों का समूह जिसने बोला है। तो उसकी अध्यक्षता की गई है जापान ने। जापान के टोक्यो में क्या है, क्वाड देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जो फॉरेनर मिनिस्टर हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है, उन सभी क्वाड देशों की। क्वाड मतलब चार, तो चार देशों का समूह है। चार देश कौन कौन से, जो चार ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन चारों देशों का एक समूह है क्वाड देशों के नाम से, ठीक है ना। और इन देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनकी एक मीटिंग हुई है, और वर्चुअली मीटिंग हुई है भाई। कोरोना वायरस फैला हुआ है, मतलब वर्चुअली मतलब कॉल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मीटिंग होती है, तो उस तरीके से मीटिंग हुई है भाई इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों की। क्लियर है। और भारत की तरफ से विदेश मंत्री कौन है जिन्होंने भाग लिया है, विदेश मंत्री हैं भाई, भारत के पहली बार ऐसे विदेश मंत्री बने हैं जो कि सबसे पढ़े लिखे हैं, एस जयशंकर। एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं भाई, फॉरेनर मिनिस्टर हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन देशों की में, ठीक है। क्लियर है भाई। अब जापान आया तो जापान के बारे में बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पे ये जो सेमिनार है जो ये हुआ वर्चुअली। क्लियर है। और यहाँ की करेंसी है भाई येन, जापान की। और जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी बोला जाता है। और जापान की जो प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में बने हैं वो कौन है,
योशिदे सुगा। योशिदे सुगा जी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, क्लियर है, जो कि हाल ही में बने हैं। किसकी जगह पाए थे? शिंजो अबे, जो कि जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स के कारण क्या है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद बात करें, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मौद्रिक नीति समिति का सदस्य बनाया है? तो भारत सरकार ने किसे मौद्रिक जो नीति समिति होती है जो आरबीआई के अंडर में काम करती है उसमें क्या है अपने सदस्य बनाया है भारत सरकार ने भाई। तो किसे बनाया है? उपरोक्त सभी इन तीनों को, डॉक्टर शशांक भिंडे, जयंत आर वर्मा और प्रोफेसर ओशिमा गोयल, इन तीनों को अपना क्या है मौद्रिक नीति समिति जो होती है, मौद्रिक नीति समिति होती है भाई आरबीआई बैंक की, एक आरबीआई बैंक की एक मौद्रिक नीति समिति होती है, जिसमें अगर बात करें तो टोटल 6 सदस्य होते हैं और 6 सदस्यों में से 3 तो नियुक्त करता है आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 3 जो सदस्य हैं वो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं इस जो समिति में, ये जो मौद्रिक नीति समिति है इसके अंदर 6 सदस्यों में से 3 को नियुक्त करता है आरबीआई और 3 को भारत सरकार। तो भारत सरकार ने फिलहाल में क्या है अपने 3 सदस्यों को नियुक्त किया है, ये जो नाम मेंशन है आपके सामने, क्लियर है। और ये मौद्रिक जो नीति समिति है इसका काम क्या होता है, भारत में जो रिवर्स रेपो रेट है, ये किसी भी तरह की जो बैंकिंग रिलेटेड जो रेट्स हैं वो जारी करने का काम होता है मौद्रिक नीति समिति का, जिसमें कितने सदस्य होते हैं भाई? 6 सदस्य, 3 आरबीआई बैंक के और 3 चुने जाते हैं किसके द्वारा भाई? भारत सरकार के द्वारा, क्लियर है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई जो 12वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है इस साल में 2020 के अंदर, तो उसकी जो मेजबानी है, जो होस्ट है, वो कौन सा देश करेगा? वो करेगा भाई रूस अध्यक्षता कर रहा है। और रूस के अंदर ही क्या है इस ब्रिक्स जो सम्मेलन है जो 2020 के अंदर होना है इसकी क्या है मेजबानी की जाएगी। यहाँ पे ये जो ब्रिक्स का क्या होगा सम्मेलन होगा। अब ब्रिक्स क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना। ब्रिक्स भाई 2006 के अंदर स्थापना हुई भाई, एक संगठन बनाया गया ब्रिक नाम से, BRIC। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो 4 देशों का ये समूह था भाई। कब स्थापना हुई? 2006 के अंदर। परंतु इसका जो पहली जो मीटिंग हुई इनकी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ वो 2009 के अंदर हुई भाई, जो कि कहाँ पर हुई? रूस की कैपिटल मॉस्को के अंदर ही, ठीक है ना। और 2020 की भी कहाँ पर हो रही है? रूस मॉस्को के अंदर। परंतु 2010 में क्या हुआ? 2010 में जो इसका नाम ब्रिक था इसके साथ एक देश का नाम और जोड़ दिया, एस मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भाई, क्लियर है। तो इसका नाम हो गया पूरा ब्रिक्स। तो 2010 के बाद इसको क्या बोला जाने लग गया? ब्रिक्स बोला जाने लगा। तो 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस बार का जो सेमिनार है उसकी अध्यक्षता कहाँ पे होगी भाई? रूस मॉस्को के अंदर, क्लियर है। याद रखना भाई 5 देशों का समूह है और ये 12वां जो क्या है इनका क्या है शिखर सम्मेलन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, क्लियर है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो उसके बाद बात करें, हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो भाई जो बापू द अनफॉरगेटेबल जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया है? वो किया है जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है, बापू द अनफॉरगेटेबल। कि बापू क्या है? बापू मतलब जो महात्मा गांधी जी हैं उनके ऊपर ये बुक है। तो उसका विमोचन किया है मनीष सिसोदिया जी ने, जो कि उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के, क्लियर है। और दिल्ली क्या भाई केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं। तो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है भाई, क्लियर है। और करंट टाइम में दिल्ली में भाई विधानसभा भी है, विधानसभा है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बनता है। तो चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, क्लियर है। और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट भी चला रहता है पावर्स को लेकर, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि दिल्ली जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो पावर्स का जो डिवीजन होता है उसकी के बेसिस पे क्या है इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट भी चला रहता है, ठीक है ना, क्लियर भाई। तो समझ में आ गया होगा। तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? मनीष सिसोदिया जी ने।
उसके बाद बात करेंगे हाल ही में पूरी तरह से सोलर सिस्टम से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बना है। तो वे एकमात्र एयरपोर्ट बन गया भारत का जो कि पूर्ण रूप से पूरे तरीके से क्या है, वहाँ पे जो बिजली की जो प्रोवाइड करवाना है वो सोलर सिस्टम से प्रोवाइड किया करवाया जा रहा है। तो ऐसा पहला जो एयरपोर्ट बन गया है कौन सा भाई, पुडुचेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पुडुचेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो क्या है, भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया भाई जो कि पूर्णतः क्या है, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित है। क्लियर अभी। अब पुडुचेरी आया था, पुडुचेरी के बारे में बात करें, कैपिटल है भाई पांडिचेरी यहाँ की, पुडुचेरी की कैपिटल है पांडिचेरी। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, पांडिचेरी यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर यहाँ पे पुडुचेरी में भी क्या है भाई, यहाँ पे भी अपनी विधानसभा है। तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो बनते हैं वो हैं वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पुडुचेरी की। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं किरण बेदी जी हैं, जो कि पहली क्या थी 1972 के अंदर पहली ऐसी महिला बनी थी जो कि भारत के अंदर आईपीएस बनी थी। कब बनी थी भैया आईपीएस, 1972 के अंदर। क्लियर है, किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर थी भाई। उसके बाद बात करें हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो भाई किस जो केंद्रीय मंत्री जी का निधन हो गया है, तो वो हुआ भाई रामविलास पासवान जी का, जो कि क्या थे, केंद्रीय मंत्री थे भाई। कौन सा डिपार्टमेंट था इनके उसमें, ये दरअसल भाई उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे भाई। उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे कौन भाई, रामविलास पासवान जी। और इनका हाल ही में बीमारी के कारण क्या है, निधन हो गया है। ठीक है, काफ़ी क्या थे मतलब क्या भाई, मतलब जुझारू नेता थे भाई, ठीक है ना, काफ़ी मतलब एक्टिव नेता थे भाई, ठीक है ना, समाज के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। क्लियर है, जो रामविलास पासवान जी हुए हैं उन्होंने। क्लियर। और ये 8 बार क्या है लोकसभा के सदस्य रहे भाई, 8 बार। तो इनकी जो मतलब ये पहचान से आप जान सकते हो बीजेपी पार्टी से थे भाई ये। क्लियर है, रामविलास पासवान जी। तो इनका हाल ही में क्या निधन हो गया है, उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे भाई ये रामविलास पासवान जी। क्लियर है, तो बिहार लोकसभा से आते थे ये रामविलास पासवान जी। उसके बाद बात करें हाल ही में एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसके नए चेयरमैन बना दिया गया है। तो किसे बनाया गया है, वो बनाया गया दिनेश कुमार खारा जी को। दिनेश कुमार खारा जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बना दिया गया भाई। और ये आए हैं रजनीश कुमार की जगह पे। रजनीश कुमार इससे पहले एसबीआई बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या थे, चेयरमैन थे। उनका हो गया कार्यकाल पूरा। और अब नियुक्त कर दिया है दिनेश कुमार खारा जी को, जो कि 3 साल तक इस पद पर रहेंगे, एसबीआई बैंक के चेयरमैन के पद पर। क्लियर है। अब आया है एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक के बारे में बात करते हैं। दरअसल भाई बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ क्या है, बंगाल। तो इन तीन बैंकों को मिलाकर क्या है, 1921 के अंदर इन तीनों बैंकों को मिला दिया 1921 के अंदर भाई, ध्यान से सुनना। और इनका नाम रख दिया, इनके लिए एक बैंक बना दिया इंपीरियल बैंक। क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम से इन तीनों बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम बदल के 1 जुलाई 1955 के अंदर क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक रख दिया, एसबीआई बैंक रख दिया। ये क्यों किया भाई, ताकि जो इंपीरियल जो बैंक था उसकी जो अप्रोच थी, उसकी जो पहुंच थी, वो ग्रामीण इलाकों तक या किसानों तक पहुंचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नाम रख दिया इंपीरियल बैंक का। क्लियर है, इंपीरियल बैंक कब बना, 1921 के अंदर, तीन बैंकों का मर्ज करके, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर है। और अब बात करें 1 जुलाई 1955 के अंदर स्थापना हुई, हेडक्वार्टर है भाई ये मुंबई के अंदर एसबीआई बैंक का। और जो इसके करंट टाइम में जो हेड है वो बना दिए गए दिनेश कुमार खारा जी, जो कि रजनीश कुमार जी की जगह पाए हैं। क्लियर। और एकमात्र फीमेल जो वो चेयरपर्सन बनी थी, अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भाई। क्लियर है, याद रखना आपने सभी ने। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक है। अरे विश्व में अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जो विदेशों में ब्रांच भी किस बैंक की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंक। उसके बाद बात करें
9000 टी20 रन बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टी20 में जो ऑल जो फॉर्मेट है टी20 के, चाहे वो आईपीएल हो गया, चाहे कुछ भी मतलब कोई भी लीग है, तो उसमें क्या है ऑल राउंड जो क्या है 9000 टी20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बने हैं? विराट कोहली जी। विराट कोहली जी क्या है, पहले एकमात्र खिलाड़ी बन गए, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 9000 रन पूरे किए हैं टी20 क्रिकेट में भाई। क्लियर है, याद रखना आपने सभी ने। तो भाई विराट कोहली ने ये अचीवमेंट हासिल की है। विराट कोहली अब फिलहाल में क्या है, तीनों फॉर्मेट जो है भारत क्रिकेट टीम के कैप्टन है भाई विराट कोहली जी। और हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जी ने क्या है इस्तीफा भी लिया था भाई, दिया था। क्लियर है ना, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस देश के द्वारा टसीरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है? तो टसीरकोन नामक एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है। तो भाई ये सफलतम जो परीक्षण है किस मतलब देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है रूस के द्वारा। रूस के द्वारा क्या है, हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है टसीरकोन नामक। इस मिसाइल का नाम क्या है भाई? टसीरकोन सुपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। क्लियर है, इसका सफलतम परीक्षण किया है। अब देखो भाई जो ये मिसाइलें होती हैं, जो ये मिसाइल्स होती हैं, इनके नाम से जो मैंने बताया था अभी, जो 1200 मैक साउंड की स्पीड से मापी जाती है भाई। अगर साउंड की स्पीड से कंपेयर करके यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा को मैक बोलेगा, 1.2 मैक बोलेगा है। तो अगर 1.2 मैक तक अगर स्पीड है किसी मिसाइल की तो उसको बोला जाता है सोनिक मिसाइल। क्या बोला जाता है? सोनिक मिसाइल। और उसके बाद 1.2 से 5 मतलब 5 मैक तक अगर किसी भी मिसाइल की स्पीड हो जाती है तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है ना, 1.2 से अगर 5 पॉइंट तक क्या है स्पीड है, 5.5 मैक तक स्पीड है किसी मिसाइल की तो उसको बोला जाएगा सुपरसोनिक मिसाइल। और 5 मैक से ज़्यादा अगर स्पीड है किसी मिसाइल की तो उस मिसाइल के नाम के सामने लग जाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल। क्लियर ना, स्पीड की वजह से इसको हाइपरसोनिक, सोनिक या सुपरसोनिक बोला जाता है। याद रखना आप सभी ने। तो भाई रूस में इसका परीक्षण होगा। अब रूस आया तो रूस की के बारे में बात करेंगे। रूस की कैपिटल है भाई मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और भाई डूम यहाँ की जो कर बात करें तो ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है रूस की। रूबल यहाँ की मुद्रा है रूस की भाई। क्लियर है ना, याद रखना, रूस है रूबल। और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और व्लादिमीर पुतिन जी यहाँ के राष्ट्रपति हैं रशिया के। रूस को ही क्या है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और सोवियत संघ क्या था भाई, दुनिया का पहला एक ऐसा देश लगा लो या ऑर्गेनाइजेशन लगा लो जो कि अंतरिक्ष तक पहुंचा था। और इन्होंने यही रूस ने क्या है कोरोना वायरस की सबसे पहले मतलब क्या है दवाई बनाने का भी रिकॉर्ड बनाया है रूस ने। और उस जो दवाई है, जो कोरोना वायरस की जो दवाई, उसका नाम क्या रखा? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 रखा भाई। उस क्या है जो कोरोना वायरस की जो दवाई बनाई है सबसे पहले दुनिया में रशिया ने, उसका नाम क्या रखा है? स्पुतनिक 5। अब ये स्पुतनिक ही क्यों रखा? स्पुतनिक ही उस मिसाइल का नाम था भाई, उस अंतरिक्ष यान का नाम था जो कि सबसे पहले भेजा था रशिया ने। जब पूरा वर्ल्ड क्या है अमेरिका और रशिया जो सोवियत संघ है उसके बीच में जो टक्कर चली हुई थी, अब कौन सबसे पहले जो क्या है अंतरिक्ष में पहुंच बना होगा, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या है मिसाइल लॉन्च की थी, मतलब भेजी थी, एक अंतरिक्ष यान भेजा था रूस ने। किस नाम से? स्पुतनिक नाम से। उसी के नाम पे क्या है कोरोना वायरस जो नाम है बीमारी है, महामारी है, उसी की क्या है दवा जो डोज बनाई है रूस ने सबसे पहले, उस पर नाम रखा है। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में 88वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो 88वां भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया भाई 8 अक्टूबर को। हर साल 8 अक्टूबर को भारत में क्या है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दरअसल भाई फाउंडेड 8 अक्टूबर 1932 के अंदर इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी भाई। इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर है। और बात करें जो भारतीय वायुसेना है उसका भारतीय वायुसेना दिवस तो कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना के जो हेड हैं वो हैं RKS भदौरिया। क्लियर है, 3 सेना है भाई, आर्मी, वायुसेना और नौसेना। आर्मी की बात करें तो भाई
आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को, याद रखना है। और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है ना भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसका जो नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है भाई बीपी, ये किया गया है एम राजेश्वर राव को। एम राजेश्वर राव जी को क्या है, जो डिप्टी गवर्नर बनाया गया है रिजर्व बैंक का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। दरअसल भाई आरबीआई बैंक के अंदर एक तो होता है प्रमुख, जिसे हम गवर्नर बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, और 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए जाते हैं आरबीआई बैंक के द्वारा। तो वो 4 डिप्टी गवर्नर में से 3 तो थे भाई, परंतु चौथा जो था उन्होंने अपना जो इस्तीफा दे दिया था महामारी से पहले मार्च के टाइम पे। परंतु उनका जो कार्य जो काम जो वो था भाई, पद जो था खाली था, तो उसकी जगह पे एम राजेश्वर राव जी को क्या है, एम राजेश्वर राव जी को क्या है, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया कहाँ का भाई? ये नियुक्त किया गया है आरबीआई बैंक का। क्लियर है ना। और इससे पहले भाई 3 और थे, जिनका नाम है एम के जैन जी, और बीपी कानूनगो, और भाई माइकल पात्रा। तो इन 4 लोगों को क्या है, डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। मतलब 4 क्या है, ये डिप्टी गवर्नर है आरबीआई बैंक के। अब आरबीआई बैंक का है, तो आरबीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना हुई भाई, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। और 1 अप्रैल 1935 के अंदर स्थापना हुई। सर ओस्बर्न स्मिथ जी को हेड गवर्नर बनाएगा, पहला गवर्नर बनाएगा आरबीआई बैंक का। क्लियर, 1935 के अंदर। परंतु बात पूछ ली जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, तो वो बनेंगे सीडी देशमुख। चक्रवर्ती देसाई देशमुख जी को आरबीआई का पहला गवर्नर बनाया गया था। क्लियर ना, जो कि पहले भारतीय थे। और पहला गवर्नर पूछ लीजिए तो सर ओस्बर्न स्मिथ। और 1 जनवरी 1949 के अंदर आरबीआई बैंक का नेशनलाइज हो गया, भारत का राष्ट्रीय बैंक बना दिया, भारत का केंद्रीय बैंक बना दिया। किसे भाई? आरबीआई बैंक को। क्लियर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर है भाई मुंबई के अंदर, और इसके शक्तिकांत दास जी हेड हैं, गवर्नर हैं आरबीआई बैंक के, और 4 डिप्टी गवर्नर जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। क्लियर ना, याद रखना। उसके बाद है हाल ही में मास्क और सैनिटाइजर की कीमत को तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है भाई, जिसने मास्क और जो सैनिटाइजर है, जो कोरोना वायरस के लिए एक अहम जो कड़ी है, उसकी जो कीमत है, जो उसकी जो कॉस्ट है, उसको फिक्स कर दिया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र भाई। महाराष्ट्र ने भाई, महाराष्ट्र सरकार ने क्या है, सैनिटाइजर और जो मास्क है उसकी जो कीमत है, कॉस्ट है, उसको क्या है, फिक्स कर दिया, क्या है, तय कर दिया है कि भाई इतने रुपए में आपने मास्क बेचना है। ठीक है ना, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर बेच रहे हो तो इतनी कीमत में बेचना है, इससे कम ना ज़्यादा बेचोगे आप। क्लियर ना। तो भाई सरकारें जो क्या है कानून बना देती हैं, परंतु इम्प्लीमेंटेशन जो है क्या है, उसमें मतलब थोड़ी कमियां रहती हैं। तो महाराष्ट्र ने ऐसा ही मुहिम स्टार्ट की है, कीमत तय कर दी है मास्क और सैनिटाइजर की, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कोरोना वायरस जो महामारी है दोस्तों, फिलहाल में भी चली हुई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर चली हुई है। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पर भारत के अंदर यहाँ पे पेशेंट है। तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई को क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया, सपनों का शहर भी बोलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, सबसे बड़ी बंदरगाह भाई भी बोलते हैं। ठीक है ना। और भाई यहाँ पे भारत की राजधानी भी किसे बोला जाता है? मुंबई को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैंकों का हेडक्वार्टर भी यहीं पे है, मुंबई के अंदर मार। ठीक है ना, क्लियर है। तो महाराष्ट्र के सीएम हैं भाई यहाँ पे, महाराष्ट्र में बात करें तो भाई चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे हैं भाई ये जो ठाकरे हैं, बाल ठाकरे भाई यहाँ के सीएम हैं। क्लियर है ना। ठाकरे जी जो परिवार से यहाँ के सीएम है। भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के क्या हैं, फिलहाल में राज्यपाल है महाराष्ट्र के। क्लियर है भाई, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है भाई। आ गया ना भाई। तो भाई शांति का नोबेल पुरस्कार मतलब बारी बारी ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिया जाएगा, और 6 कैटेगरीज के देने के तुरंत बाद मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। क्लियर ना। तो भाई शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? वो दिया जाएगा भाई विश्व विश्व
खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, भाई विश्व नहीं है भाई, विश्व लिख लेना यहाँ पे। विश्व खाद्य कार्यक्रम है एक वर्ल्ड जो क्या है फूड प्रोग्राम है, उसको क्या दिया जाएगा इस साल का शांति का नोबेल प्राइज। क्लियर है भाई। ये इसने इसे क्यों दिया जाएगा भाई, ये क्योंकि जो वर्ल्ड जो जो फूड जो प्रोग्राम है उसी के तहत क्या है बहुत से देशों में क्या है गरीब लोगों जो भूखे ये जो वो लोग रहते थे उनको फ्री में जो मतलब खाना प्रोवाइड किया है हर देश हर कंट्री लेवल पे, ठीक है ना। इस मतलब जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के तहत कर ना, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसने एक तरह की शांति स्थापित करने का काम किया है, ठीक है ना। तो इसी क्षेत्र में क्या है इसको नोबेल प्राइज दिएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम को भाई इस साल का 2020 का शांति का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। क्लियर है। और ये नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है जो शांति का नोबेल प्राइज है। क्लियर है। और डिटेल में आपको जल्द ही बताऊंगा जब इसके सारे जो नाम क्या है अनाउंसमेंट हो चुके हैं। क्लियर भाई। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है नोबेल प्राइज। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 के लिए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो भाई वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया 2020-21 के लिए अभी भारत की जो जीडीपी जो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट जो ग्रोथ रेट है उसका परसेंटेज में अनुमान लगाया है। कितना लगाया भाई, वो लगाया है -9.6%। -9.6% अनुमान लगाया ग्रोथ रेट का 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी का। किसने भाई, वर्ल्ड बैंक ने। क्लियर है। अब ये भाई वर्ल्ड बैंक ने लगाया है, तो बीते दिनों भाई और भी बहुत सारी संस्थाएं थी जिन्होंने अनुमान लगाया था। जैसे कि बात करें तो मूडीज़ ने लगाया था भाई -11.5% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लगाया था -9% भाई, ठीक है ना। और केआर रेटिंग जो थी, केयर जो रेटिंग थी उसने भारत के अंदर, भारत की कंपनी है भाई, उसने लगाया था -8% से -8.2% तक जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी भारत की 2020-21 के लिए, ये लगाया था केयर इंडिया ने। उसके बाद भाई एक फिंच रेटिंग भी आई थी जिसने अनुमान लगाया था कि भाई भारत की जो जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी वो रहेगी -8.6%। क्लियर है। तो ये जो रेट है, ये जो वो अनुमान जो लगाया जाता है, जो गैस जो किया जाता है इन संस्थाओं के द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई। क्लियर है ना। अब आया जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर भाई ये मतलब कितनी जो प्रोडक्शन हुआ किसी भी देश के अंदर, तो उसकी जो क्या है कि मतलब रिपोर्ट तय तय की जाती है, तो उसके आधार पर जीडीपी तय की जाती है। और जीडीपी अलग है भाई जीडीपी ग्रोथ रेट से। जीडीपी ग्रोथ रेट का मतलब अलग होता है। अगर भाई जो वो जो 3 तिमाही होती है, हर तिमाही में जो क्या जीडीपी ग्रोथ रेट जारी होती है, अगर भाई इस तिमाही में इतनी ग्रोथ रही भाई जीडीपी के अंदर, क्लियर है, तो उसके हिसाब से ये ग्रोथ रेट अलग होता है, जीडीपी अलग होती है भाई। जीडीपी तो पूरे साल की होती है, जीडीपी ग्रोथ रेट होती है हर तिमाही के अंदर क्या है ग्रोथ रेट जारी होती है। क्लियर है। तो याद रखना। अब वर्ल्ड बैंक आया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, 1944 के अंदर स्थापना हुई थी भाई वर्ल्ड बैंक की। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और भाई यहाँ के डेविड मालपास जी हैं, हेड है भाई विश्व बैंक के। क्लियर है। उसके बाद है हाल ही में विश्व की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन सी बनी है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या है दुनिया की सबसे बड़ी जो क्या है सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, वो बन गई है भाई टीसीएस। टीसीएस जो कंपनी है वो क्या है दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बनी भाई, आईटी कंपनी ध्यान रखना। और हाल ही में इसने क्या है 10 लाख करोड़ का क्या है मार्केट कैप पार किया है, और ऐसा करने वाली भारत की दूसरी कंपनी बनी है। इससे पहले रिलायंस ने 10 लाख करोड़ का क्या है मार्केट कैप पार किया था, और दूसरी कंपनी बनी टीसीएस। और टीसीएस पहली कंपनी बनी है जो कि सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब टीसीएस आया तो टीसीएस के बारे में बात करेंगे। टीसीएस की फुल फॉर्म होती है भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 1968 के अंदर स्थापना, मुंबई में हेडक्वार्टर है। नटराजन शेखरन जी हेड है भाई टीसीएस के। क्लियर है, याद रखना भाई। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो भाई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है, तो किस राज्य सरकार ने
तो वो किया है उत्तराखंड में भाई। उत्तराखंड में भाई युवाओं के लिए, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या है, एक नया अभियान स्टार्ट किया है वहाँ की सरकार ने, सौर स्वरोजगार योजना के तहत, ठीक है ना। अपने रोजगार को बढ़ावा दो भाई सौर पैनल के तहत भाई, ठीक है ना। इको फ्रेंडली है भाई सौर पैनल, जो सोलर सिस्टम के द्वारा जो बिजली पैदा की जाती है, ठीक है ना, वो क्या है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। तो उसी के तहत क्या है, एक अभियान स्टार्ट किया है कि भाई सब रोजगार योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत वहाँ के युवाओं को सपोर्ट करेगी उत्तराखंड सरकार, और हर तरीके से जो हेल्प जो होगी उत्तराखंड के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी युवाओं को। क्लियर है। अब उत्तराखंड आया तो उत्तराखंड के बारे में बात करें। देहरादून यहाँ की कैपिटल है भाई उत्तराखंड की, ठीक है। उत्तराखंड में ही क्या है, फूलों की घाटी है। उत्तराखंड की कैपिटल बता दी देहरादून। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के भाई, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य भाई, यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में क्या है, भारत का सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भाई, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है कहाँ पे भाई, उत्तराखंड के अंदर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। क्लियर है। ये सभी पॉइंट आपने उत्तराखंड से याद रखने हैं। क्लियर भाई। तो उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी पे। तो ये थी भई आज की वीडियो, तो वीकली करंट अफेयर से। तो कैसी लगी आपको वीडियो, बिल्कुल हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई इस वीडियो को, ठीक है ना। क्लियर है। क्योंकि कुछ दिनों से मैं क्या है वीडियो नहीं बना पा रहा, जिसके कारण भाई ये कुछ मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, ठीक है ना। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को पता लग जाए कि भाई वीकली करंट अफेयर जारी होने लगी है हमारे इस चैनल स्टडी विद अमित चैनल पर। क्लियर है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आपने क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपने क्लिक करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ पर डेली आपको क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है हर वीडियो की। क्लियर है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।